पिक्स के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। विधानसभा के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर सवाल होने चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आज हम विधानसभा में पोखरण विधायक प्रतापपुरी के दिए एक वक्तव्य पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह भियाड़। राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस पॉडकास्ट पर। नमस्कार निखिल जी। जी, बिल्कुल चर्चा करनी होगी। चर्चा उन्हीं के साथ होगी जहां पर बेबाकी से बात को रखा जाए, जहां तार्किक जवाब दिए जाएं, कुतर्क से दूर हों और जो समझ रखते हों कि राजनीति में अगर सदन में खड़ा होकर बोला जाना चाहिए, तो कैसा बोला जाना चाहिए। और हमें लगता है कि आपसे बातचीत करने पर अगर हमें उस तरह के तार्किक आंसर मिलते हैं, जो जनता सुनना चाहती है, तो 2 बार 3 बार में अगर आप थक गए हैं तो यकीन करिएगा मैं भी और कई बार आपके इंटरव्यू लूँगा। चलिए राजेंद्र जी भियाड़, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट थैंक यू। पे। ये पॉडकास्ट शुरू करें राजेंद्र जी, उससे पहले हम आपको एक आवाज़ सुना रहे हैं। ये आवाज़ पोखरण विधायक प्रतापपुरी की है। पहले आप इस आवाज़ को सुनिए एक बार। वहां का रेगिस्तान है। आप सड़कें जो बना रहे हो, सबसे ज्यादा विशेष कोटा रेगिस्तान को देना चाहिए। ना वहां मोटरसाइकिल चलती है, ना वहां साइकिल चलती है, ना सिविल गाड़ी चलती है। वहां चलते हैं तो ऊंट चलते हैं या 4 व्हील गाड़ी चलती है। इसलिए सड़कों का भी यदि जाल बिछाना है तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आपको देना चाहिए, तब राजस्थान का विकास दिखेगा आपको, वहां की जनता की आवाज दिखेगी, चिकित्सा का भी दिखेगी। मैं आपसे आपका जी, ये आज प्रतापपुरी का सदन में कहना था कि पश्चिमी राजस्थान में आज न साइकिल चला सकते हैं, न मोटरसाइकिल चला सकते हैं, न कार जीप चला सकते हैं तो 4WD जो व्हीकल्स हैं वो चला सकते हैं या फिर लोग ऊंट पर जाते हैं। ये उनका एक बयान है। पश्चिमी राजस्थान से आप आते हैं, सरहद की राजनीति आप करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा माफ़ करिएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले फौरी तौर पर मैं आपकी एक प्राइमरी जो आपका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया इस बयान पर, वो क्या होगी? फिर आगे बात करेंगे। नहीं, उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र की एक पीड़ा को रखा है जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। जी, और ऐसे पैचेज आप भी लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, जी, तो इससे जियोग्राफिकली अलग अलग इलाका होता है। कुछ इलाकों में सड़कें हो गई, कुछ पैचेज छूट जाते हैं। जी, तो अब मैं कोई एक लाइन में वो किस पेज का जिक्र कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने एक दर्द व्यक्त किया है जो एक जी, जनप्रतिनिधि का जी। फर्ज है कि भाई राज ऐसा इलाका भी है जहां मान लो आज व्हीकल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, मोटरसाइकिल नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जी, ऊंटों से ही मान लो कर अभी तो अपन भी आपने देखा हो जी, तो अपना जो बॉर्डर है इस पे लंबे टाइम तक जो है बीएसएफ भी जी, वो केवल ऊंटों पे पेट्रोलिंग कर रही थी क्योंकि वहां व्हीकल चलाना संभव नहीं होता था। जी। अभी भी कुछ इलाके में ये कर गुज़रे रही है। ज़माने की बातें नहीं हुई राजेंद्र जी? नहीं, गुजरे जमाने के नहीं, कुछ पैचेज जैसे जैसे अब हमारे मान लो आप देख अपने शिव के देख लेते हैं ना, जी, जैसे डीएनपी के पैचेज के जो गांव रह गए कुछ गांव में, जी। तो वहां अभी भी जैसे कुछ जगह ग्रेवल है लेकिन कुछ जगह नहीं है। ठीक है ना, तो वहां लेकिन पर वो वही हाल है। सदन में जो उनका स्टेटमेंट है वो ये है, न जी। साइकिल चलती है, न मोटरसाइकिल, न कार जीप 4WD चलती हैं। आप मुझे बताएँगे कि पूरे जैसलमेर से लेकर पोखरण तक जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनके विधानसभा क्षेत्र को मैंने भी घूमा है। मुझे कहीं पर भी नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह होगी, नाचना के सुदूर कुछ जगहों पर होगी तो वहाँ पे भी ग्रेवल सड़क है। आजकल गाँव-गाँव पर टैक्सी जीप चलती हैं, लोकल बसें भी चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो क्या ये कहना 20 साल पहले तो सार्थक होता था, लेकिन 2001 में जिस तरह से प्रधानमंत्री सड़क योजनाएँ आ गई और उसके बाद जो स्थिति है, क्या सदन में जो आज बोला गया, क्या वाक़ई इतनी गंभीर स्थिति है? बड़ी बेबाकी से राजेंद्र जी मैं जानना चाहूँगा आपसे। नहीं, ये बात ठीक है आपकी, प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना आने के बाद में बड़ा परिवर्तन आया। जी, उससे पहले तो हमारे बहुत से रेवेन्यू विलेजेज, बहुत सी ढाणियां, मतलब ये जो रोड जी, नेटवर्क डेवलपमेंट हुआ जी, है अटल जी की जी, सरकार के जमाने में, जो पॉलिसी बनी उसकी बात से हुआ। ये जी, बात ठीक है, और उससे बड़ा इलाका जो रोड नेटवर्क से कवर हो गया। जी, लेकिन ये बात भी सच है, देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र का विधायक, जी, ठीक है ना, उसके मान लो एक भी आदमी के जहन में मान लो पानी की बात है, एक भी जी, आदमी प्यासा है, तो जी, उसको तो तकलीफ होती है क्योंकि उसको उस हाउस में उस व्यक्ति ने भेजा है। तो जी, वो उसका फर्ज है, वो यही कहेगा कि साहब आप, हम तो यहाँ बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, जी, एयर कूल में बैठे हैं,
ठीक जी, है, लेकिन हमारे लोग जो है सब प्यासे मर रहे हैं। तो जी, इसका मतलब ये नहीं कि सब प्यासे मर रहे हैं, लेकिन जी, वो जिस व्यक्ति की पीड़ा कह रहे हैं वो तो जी। उनका तकलीफ है ना, उनका मान लो ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पोखरण में सदन मान में लो। आप जो बात रखेंगे राजेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक विधायक जो जनप्रतिनिधि सदन में बात रखता है, तो बात हवा-हवाई होनी चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई बिल्कुल अभावी नहीं होनी चाहिए। मान लिया आपकी बात कि किसी एक पेज पर वो बात करते होंगे कि वहाँ पर लोग आज भी ऊँट पे जाते हैं। हालाँकि ऐसी स्थिति नहीं है, 24 साल की सरहद की मेरी पत्रकारिता में, मुझे आज भी ऐसा कोई क्षेत्र नज़र नहीं आता कि जहाँ मुझे अपनी रिपोर्टिंग के सुदूर गाँव में जाने के लिए किसी ऊँट पर बैठना पड़ा हो। रोडें खराब हो सकती हैं, ग्रेवल रोड हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं गाड़ी शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं, कहीं फँस गई होगी तो ट्रैक्टर से धक्का लगा दिया होगा। लेकिन आपकी बात भी मानूँ कि कुछ पेचेज़ ऐसे रह गए, तो फिर उस पर स्पेसिफिक बात होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, अब मैं पूरा भाषण मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला। जी, निश्चित तौर पे स्पेसिफिक ही बोला होगा, जी, क्योंकि अपन भाषण के किसी एक पार्ट से तो पूरे भाषण को नहीं समझ जी, सकते। जी, तो आपने जो सुनाया उससे पूरा भाषण उनका तो निश्चित ही स्पेसिफिक, और उसमें पचासों ऐसे मौके होते हैं, कॉलिंग अटेंशन होती है, 295 होता है, जी, पर्ची होती है, कई चीजें होती है। पर्ची तो इस इश्यू पे नहीं होती, पर्ची तो कोई मान लो जी, उस समय कोई त्वरित घटना। लेकिन ऐसे बहुत से विधायक के पास अवसर होते हैं जिसमें वो पर्टिकुलर मांग जो है वो रखते हैं। जी, तो ये मेरे ख्याल से तो उनका बजट भाषण पे कोई रिएक्शन होगा, तो जी। उस पे वो, और ये डिमांड कोई भी करना कि भी इस इलाके में ज्यादा रोड नेटवर्क की जरूरत है, जी। तो वो तो हमें तो जब रहेगी। उनका राजेंद्र जी जब हमें सुन रहे थे कि उनका ये बयान खास जी। तौर पर आया था कि उन्होंने इतनी दयनीय स्थिति बता दी सड़कों की, तो 2 चीज़ें समझ में आई कि पिछले 15 सालों में केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, नितिन गडकरी जैसे मंत्री ने इस पश्चिमी राजस्थान पर जहाँ पर फाइटर प्लेन उतार दिए हों, हम्म, भारतमाला जैसा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता हो, नेशनल हाईवे जहाँ से गुजरता हो, वहाँ पश्चिमी राजस्थान पर सड़कों की ये स्थिति बताने की जो उनका बयान था, उस पर हम आपसे जानना चाह रहे थे। दूसरा जब ऊँटों पर उन्होंने बात करी, तो हमने राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जो आंकड़े हैं उसको हम देख रहे थे, तो वो बता रहे थे कि लगातार ऊँटों की संख्या बढ़ रही है। तो हमें लगा कि जहाँ ऊँटों की संख्या लगातार घट रही है, तो मुझे लगता है कि विधायक जो बता रहे हैं उस हिसाब से ऊँटों की उपयोगिता अभी उन जगहों पर पश्चिमी सरहद के उन गाँव में है, तो वहाँ पर ऊँटों की संख्या बढ़नी चाहिए। आपको लगता है कि ये बयान बिना किसी डिप्लोमेटिक आंसर के आप बताइएगा कि वास्तव में अगर इसका प्रस्तुतिकरण सदन में करना होता आपको, इस समस्या का, कैसे करते आप? इसी अंदाज में? नहीं मेरे को नहीं। देखो ऐसा नहीं है, अब मैं विदाउट कंटेक्स्ट तो जैसे कैसे जी, बताऊं कि मैं उन्होंने क्या कंटेक्स्ट कहा बता रहा होगा। हूँ ना, आपको हमने बताया है कि उनका ये बयान है, ये वक्तव्य हमने आपको सुनाया है, वे तो आपने दो सुना लाइन है? का है, और जी, दो उससे अपन पूरे नतीजे पे नहीं जाते। मैं तो आपको पहले शुरुआत में ही जैसा बोला जी, कि आज आज भी टिल टुडे भी पेट्रोलिंग होती है बीएसएफ की। आप सर। मुझे बताइए, आप इतने वर्षों से पत्रकार जी, है, किस पे हो रही। जी, अभी भी पिछली बार सरकार ने उनको बीएसएफ को जो है ये आपके रेगिस्तान में चलने वाले स्कूटर दिए थे, आपको याद हो। जी, बिल्कुल ठीक है, दिए। तो वो जो पूरे देखिए डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो नहीं रहा है। है, आप ऊँट हाँ, से हो आप रहा आ है, गए हैं हो रहा है, उस हो रहा है, हो रहा मशीन पर आ गए हैं कि अब आपकी पेट्रोलिंग उससे होने लगी है। है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऊँटों मशीन को वो अच्छा धीरे-धीरे उस पे भी बीएसएफ क्यों से हो भी रही है, हटाया जा रहा है। उस पे भी क्यों हो रही है, उस पे जी, भी इसलिए वो भी जो है केवल स्पेशल रेगिस्तान में चलने वाले स्कूटर है, यानी जी, वो फोर व्हील ही है एक तरह से। जी, आप समझ जी, रहे हो मेरी बात जी, को। तो ऐसे जो अपना पूरा बॉर्डर है, आप इसको कच्छ से लेकर के तो देखेंगे, तो ऐसे कुछ पैचेज वास्तव में है जहां जी, पर जियोग्राफिकली चैलेंज है। जी, ठीक है, और उन पैचेज की निश्चित तौर पे बात है, बाकी रोड नेटवर्क बड़ा है, डे जी, बाय डे बड़ा है। अच्छा मान लो जैसे मैं मेरे गांव की बताऊं, मान लो कि जी, आज सारे रेवेन्यू विलेजेस जो है कनेक्ट है, मान लो जी, कल कोई रेवेन्यू विलेज बढ़ जाता है। जी, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो विलेजेस की संख्या तो हर साल बढ़ती है, सरकार हर साल गाँवों की संख्या बढ़ाती है। जी, तो उस बढ़ी हुई संख्या के लिए तो रोड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर जी, अपन कहेंगे साहब रोडें तो बन गई, प्रधानमंत्री सड़क में उसमें बन गई, उसमें अरे भाई डिमांड डे बाय डे जो है बस्ती बस रही है। मान लो कहीं 15 गांव घरों की बस्ती बस गई, कहाँ 20 की बस गई, तो जी, वहां तो रोड नेटवर्क फिर नीड आती है। जी, पुरानी रोड टूट भी जाती है, कई बार कई चीजें होती है, तो मैं बिना कंटेक्स्ट के तो नहीं कह सकते। जी, मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूँ, मैं जी, प्रतापपुर जी के बयान पे मेरी कोई बात नहीं है। मैं सिंपल एक फैशन हो गया आजकल राजनीति में, जी, उस पे आप बात करिए कि फैशन ये हो गया कि पॉलिटिकल कलर चेंज होते ही लोग कहते हैं कि साहब देखो पहले वालों ने कुछ नहीं किया,
जी, आप समझ रहे हो, या जी, उसने कुछ नहीं किया। जी, मैं इस फैशन के बड़ा खिलाफ हूँ। इस बार ये मूल सवाल ये होना चाहिए जी, कि साहब होना नहीं होना, कम ज्यादा होना ये अलग बात है। जी, आज हम 52 में जहां खड़े थे, लिटरेसी की रेट में, स्कूलों की संख्या में, रोड नेटवर्क में, रेलवे नेटवर्क में, एनर्जी की अवेलेबिलिटी में, जी, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, जी, उसके से हम लगातार आगे बढ़े हैं। चैलेंज जी, हमारे हैं, आबादी वाला देश है, जी। दुनिया भर की हमारी जो आप आगे पॉलिटिकल। बढ़ने की बात बता रहे हैं, प्रतापपुरी का बयान बताता है कि हम अभी भी दयनीय स्थिति में हैं। मेरा नहीं नहीं, वो ये दयनीय आपसे स्थिति। अब चर्चा, वो चीज, राजेंद्र मेरी जी, बात बीच सुनो, में मैं आपको एक चीज कह रहा बता हूँ, रहा हूँ। ये चर्चा जो आपसे हो रही है, ये चर्चा सिर्फ ये है कि आप सदन में किसी बात को ऊंची आवाज में रखिए। आपको, क्योंकि मीडिया अटेंशन है, मीडिया से वो उस पे होता है तो समझ में आता है। लेकिन आप जो बात रख रहे हैं उसका कहीं हाथ पैर तो होना चाहिए, बुनियाद तो होनी चाहिए। वो बुनियाद वो जिस तरह से दिखा रहे थे कि आज भी, आपको याद होगा राजेंद्र जी, सरकार में एक पद होता था सूतर सवार। उस वक्त सरकारी चिट्ठी पत्री डाक जब देने जाते थे तो वो ऊंटों का इस्तेमाल करते थे। ये 2000 से पहले की या 95 से लेकर उससे पहले की बातें होंगी। लेकिन आज ये कैसे गले उतरेगा कि आज भी पश्चिमी राजस्थान का जो निवासी है, रहने वाला है, वो ऊंटों पर सवारी करके अपना ट्रांसपोर्टेशन करता है। आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं आपकी बिरादरी से जुड़ी हुई, कमाल खान जो एनडीटीवी में थे, अब मरहूम हो गए, नहीं जी, रहे, आप जानते होंगे, अच्छे, बेहतरीन, बहुत उम्दा। बेहतरीन जर्नलिस्ट थे। जी, वो ऐसी कई ह्यूमन एंगल की रिपोर्टिंग करते थे। एक रिपोर्ट उन्होंने की थी बुंदेलखंड की स्थिति पे, जी, आपको याद है तो, एनडीटीवी की, वो पड़ी भी होगी यूट्यूब पे कहीं। आज भी मैंने कई बार उस रिपोर्ट को देखा, आज भी आप देखो तो उस रिपोर्ट को देख करके आंसू आ जाते हैं। जी, ये बुंदेलखंड इसी हिंदुस्तान में है। जी, ये बुंदेलखंड इसी भारत का हिस्सा है। जी, जो भारत जो है 7% की, 8% की जीडीपी के दावे करता है, ठीक है। उसके बावजूद भी कुछ पैचेज, निखिल जी, जियोग्राफिकली चैलेंजिंग स्थितियां होती है। आप कमाल खान साहब की बात उड़ीसा करी, के अंदर, आपने कमाल खान सर की कालाहांडी बात करी। का इलाका है, मैं ठीक है। आपको ऐसे बताता बहुत हूँ, से पैचेज है हिंदुस्तान में, और हमारा। राजेंद्र जी, हाँ, मैं बीच में रह रहा हूँ। आपने कमाल सर की बात करी, उन्होंने बुंदेलखंड की एक स्थिति पे बात करी, उनकी वो स्पेसिफिक था। आपने भी कालाहांडी एरिया की जो बात करी, मैं आपको बताता हूँ, वर्ष 2006 में मुझे एक फेलोशिप करने का मौका मिला। मैं इसी इलाके की कोल माइनिंग एरिया में गया था। स्पॉन्ज आयरन होता है जो स्टील को गलाने के लिए काम में लेते हैं। उस स्पॉन्ज आयरन की जहाँ फैक्ट्री है उसके 25 किलोमीटर रेडियस डिस्टेंस में कोई बस्ती नहीं होती। वहाँ गेहूं होता है तो काला, गोभी होती है तो काली। फिर 50 किलोमीटर दूर ले जाके बड़े बड़े वाटर टैंक में उनको धोया जाता है तो वो अपने असली रंग में आती है। ये एक स्पेसिफिक बात हो सकती है। लेकिन पोखरण में, जैसलमेर में और बाड़मेर में नगण्यता की स्थिति है कि आज भी ऊंट वहां के निवासियों का एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है। खेती में हो सकता है, माल ढोने में हो सकता है, लेकिन मुझे अपने घर ढानी में और गांव में आने जाने के लिए ऊंट पर जाना पड़े, ये मेरे गले उतरता नहीं है। आप चाहे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर लें। फिर उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो है पेचेज हमारे इलाके जो है ना, जी, आप ये देखिए, बॉर्डर आप भी जी, जानते हैं, जी, समझते हैं सारी चीजें। जी, आप मुझे बताइए कि आप जयपुर दिल्ली कैपिटल सिटी से सीधे इस इलाके में जाए। अभी राहुल जी इस पे डीएनपी के इलाके पे रिपोर्ट करके गए, बहुत जी, सेंसिटिविटी से उन्होंने, बहुत जी, अरसे बाद किसी पत्रकार ने इतनी सेंसिटिविटी से रिपोर्ट की। और मुझे खुद को जब ये, मतलब जिस ढंग से उन्होंने सारे उस दर्द को उकेरा है, जी, तो आप देखो कि मतलब तकलीफ तो है ना। आप एक तरफ जो है, एक घर में लोगों की गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, जी, और एक तरफ जो है बड़ा पसरा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, उनके को कुछ पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। जी, वो पूरी 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 जनरेशन जो है एक तरह से पूरे सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रखी है, जी। ठीक है। तो दुनियावी कदम ताल नहीं है उन लोगों का, हाँ, आप ये दुनियावी कहना कदम चाहते ताल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हो, ठीक है ना। ठीक, तो ऐसी संदर्भ में हमारे को देखो, जनप्रतिनिधि कोई भी है, अपन अपन ने तो भेजा उसको, ठीक है। जी, वो यदि ठीक स्पिरिट में बात कर रहा है ना, अपने कोई मान लो, मैं तो कहता हूँ कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक आदमी की भी बात कर रहा है, मान लो, ठीक जी, है, एक आदमी भी ऊंट से जा रहा है, तो क्यों जाना चाहिए। आज जो है हम जब कदम ताल दुनिया से करना चाहते हैं, 21वीं सदी का भारत बनाना चाहते हैं, तो ये ठीक बात है। लेकिन मैं दूसरी बात जो आपको कह रहा था, आपने मुझे उससे डिरेल कर दिया, कि जी, ये फैशन जो आ गई है ना आजकल, कि जी, पहले कुछ नहीं हुआ,
जी। ठीक है नहीं, पहले किसी ने कुछ नहीं किया। इस फैशन के मैं बहुत खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं होता है, हर जनप्रतिनिधि, हर कंसिक्यूटिव गवर्नमेंट जो है उसमें योगदान करती है, और बिल्कुल आप उसके सही कह करने रहे हैं। से ही जो है भाई ये पहले रोड ने कुछ नेटवर्क। नहीं किया इस पे, तो फिर आईआईटीएंस यूं ही बन गई, एम्स यूं ही बन गए, रेल भेल सब यूं ही बन गए। तो हो हाँ, रहा है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया कोई ये है। और दावा नहीं करता कि अब ये 15 साल प्रमोद आपकी भी महाजन ने सरकार एक रही। बड़ी अच्छी प्रमोद महाजन ने एक बड़ी अच्छी सेइंग कही थी जी। कि कई बार जो है राजनीति में हम गर्भवती दुल्हनों से शादी करते हैं। उसके बिल्कुल। कहने का मतलब था कि मान लो आज योजना मैंने बनाई, मेरी सरकार है, मैंने उसमें फाइनेंशियल सैंक्शन दे दी, जी। ठीक है, और मेरी सरकार चली गई। जी। एग्जीक्यूशन आपकी सरकार में हुआ। जी। अब आप ड्रम बीटिंग करोगे कि साहब वो पिछले वाले ने तो कुछ नहीं किया, हमने किया। हमारे जो ये पानी का जितना काम आज हो रहा है, जी। ठीक है, मुझे एक जनप्रतिनिधि को इस मौके पे मैं बहुत याद करना चाहूंगा। जी। हमारे जो वृद्धि चंद जी जैन थे, वो इस इश्यू पे बहुत सेंसिटिव थे। हर बार वो पानी के मसले पे बड़ी तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी कमाल थी। का नाम लिया आपने। हरी के बेराज से लेकर हम्म, गडरा टेल विलेज तक पर जी, आईजीएनपी के एक एक पॉइंट्स और हेड उनकी फिंगर्स पे थे। बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। तो उस जी। व्यक्ति ने इतना डेडिकेटेडली पानी के इश्यू पे काम किया। जी। लेकिन अब आप देखिए, उनकी प्रॉब्लम ये रही कि भाई वो कभी भी सरकार में इतनी प्रभावी भूमिका में नहीं रहे कि उस चीज को कर सकते थे। जी। जब जसवंत सिंह जी का एरा आया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी कैनाल के पानी और नर्मदा कैनाल के पानी, दोनों के कैनाल के पानी के लिए न केवल वहां के चीफ मिनिस्टरों से बात कर ली, बल्कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे दी, जी। ठीक है। लेकिन फिर सरकार चेंज हो गई, दिल्ली में भी चेंज हो गई, बाद में 5 साल बाद स्टेट में चेंज हो गई, ठीक जी। है। पानी आया 2009 में, जी। तो अशोक जी हमारे लेके आए सोनिया जी को, उन्होंने उद्घाटन किया उसका। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग जी। जो है हिमालय का मीठा पानी लेके आए। वो गर्भवती तो महिला ने बच्चा जन्म दे दिया। बच्चा जन्म दे दिया। जी। तो अब ऐसा नहीं कि अशोक जी का योगदान नहीं था, बीच में वसुंधरा जी का नहीं था, जसवंत सिंह जी का नहीं था, बुद्धिचंद जी का नहीं था, जी। सभी का था। जी। हमारे शिव में जो अभी वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक जी। है, आप देखोगे हरि सिंह जी के जमाने के अंदर, जी। आप 93 में जब भैरू सिंह जी की सरकार थी, जी। जो तत्कालीन पीएचडी के मिनिस्टर है, वो दर्जनों बार उन्होंने इस बॉर्डर एरिया में उन्होंने हरि सिंह जी ने उसका दौरा कराया, भंवरलाल जी की दर्जनों। बात कर रहे हैं शायद आप। भंवरलाल जी शर्मा को, जी। और वो पीएचडी एक किस्सा शायद कभी आपसे सुना होगा कि भंवरलाल जी को कोई 21 बार यहाँ पे लाया और एक बार बॉर्डर का जमीनी पानी पिला दिया, तो इतना नमक भरा था कि उन्होंने कहा, अरे यार हरि सिंह जी आप सही कह रहे हो। वो आप ऊंट की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने वो गधे से खिंचवा करके पानी निकलवाया कुएं से। पूरा किस्सा सुनाइए ना, आपसे वो पॉडकास्ट का ले यही गए मजा है। बॉर्डर के रिमोट एरिया में, डीएनपी के इन्हीं विलेजेस में, जी। और चुपचाप से ले गए। ये मंत्री की गाड़ी तो जाती नहीं थी एम्बेसडर, तो जी। ये जो उन दिनों में जिप्सी का चलन था, जी। तो जिप्सी में गए मंत्री जी। जी। मंत्री जी। जी ड्राइव कर रहे थे और जी। आगे विधायक जी बैठ गए। जी। वहां ले जाके उन्होंने कहा कि साहब पानी निकालो। तो पानी निकाल के गिलास भर के उन्होंने दिया कि पियो। तो उन्होंने सोचा भी पानी होगा, ठीक है, पानी जैसा पानी पीना क्या, जी। नहीं नहीं एक जी। बार पियो। जी। जैसे उन्होंने उसको जीभ पे डाला, जी। तो एकदम खारा जहर पानी था, तो पानी थूक लिया। जी। तो उन्होंने कहा मंत्री महोदय थूको मत, यही पियो। पानी है जो हम पी रहे हैं, यही पानी है जो पशुधन पी रहा है। और राजनीति की कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच रही होगी ना राजेंद्र जी वो। बिल्कुल। तो जी। वो बात जब ऐसी स्थिति उन्होंने मंत्री ने अपनी आंखों से देखी, वापिस आके उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी कहा, अधिकारियों को बुलाया कि देखो ये हरि सिंह जी के इलाके में वास्तव में नीड है। और उस समय वाटर स्कीम्स, दुनिया भर की वाटर स्कीम्स बनी, जी। जगह जगह पानी के टैंक्स बने, जी। और पाइपलाइनें डली, नए सोर्सेज डेवलप हुए, ठीक है। अब 93 में कोई काम हुआ, आज को अपन 30 साल बाद उठ के कहेंगे साहब कुछ हुआ ही नहीं, ठीक जी। है। अब आवश्यकताएं बदल गई, जनसंख्या बढ़ गई, सब चीजें हो गई, पुरानी स्कीम्स पुरानी जो है वो वायबल नहीं रही, सब चीजें होती है समय के जी। साथ। जी। लेकिन कोई उठ के चल के अपन ये कह दें किसी ने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। जी। बीच में आपके नर्मदा कैनाल का ये स्कीम्स जब बनी, ठीक है, जी। अमीन खान जी एमएलए रहे, आपके जालम सिंह जी एमएलए रहे, फिर जी। मानवेंद्र सिंह जी आए। जी। कौन व्यक्ति चाहता है कि मेरे इलाके के अंदर काम नहीं हो? जी। आप समझ रहे हो? जी। मुझे जो कोई जनप्रतिनिधि अपने मतलब मुंह पे ओढ़ के सो जाए कि साहब वोट दे दी, रहा मेरे इलाके में कुछ होना नहीं चाहिए। हर जी। जनप्रतिनिधि की इच्छा रहती है कि मुझे चुना गया है तो मेरे जी। इलाके में कुछ न कुछ हो। जी। लेकिन ये पॉलिटिकल फैशन जो आई है कि किसी ने, हम नहीं करने वाले, हमसे पहले कुछ नहीं हुआ, जी। ठीक है, ये गलत है। जी। लेकिन अपने इलाके की बात को, दर्द को रखना, सदन के पटल पे रखना, चाहे प्रतापपुरी जी हो चाहे कोई हो, ठीक संजीदगी है। से रखना और मीडिया अटेंशन के तौर पे रखने में फर्क होगा अब ये राजेंद्र जो जी। बीमारी हो गई, सब जगह फैल गई है, उसका ये तो लंबी चौड़ी बात है।
जी, और आजकल अब उस पर जो एडवर्टीजमेंट के जमाने में, लेकिन वो उन्होंने इस बात को उससे हम लिंक नहीं कर सकते। जी, लेकिन ये बात है कि हाउस को भी, हाउस के जो प्रोसीजर्स है, जी, हाउस की जो नियमावली है, जी, उसके हिसाब से यदि हम करते हैं। पुराने लोग आप देखिए, आजकल तो विधानसभा ने डालने भी शुरू कर दिए। तो पुराने जमाने में भैरव सिंह जी के टाइम में जो हाउस का डेकोरम था और जी, जिस रंग से प्रेजेंटेशन था, जी, आजकल तो जो है मैं देखा, बजट भाषण पे लोगों के वक्तव्य सुने हैं। बजट भाषण पे लोग वक्तव्य दे रहे हैं कास्टीय एंगल से। जी, भाई आप वित्त की बात करो ना, स्टेट की माली हालात की बात करो, आपके जी, पास कोई माली हालात को सुधारने का सजेशन है वो बात करो। जी, या मान लो बजट में कोई सीरियस इकोनॉमिक मिस्टेक्स है तो उसको आप ढूंढो। जी, ठीक है, सरकार को उस पे आप घेरो। ठीक जी, है, ऐसे लफे मार रहे हैं तो कोई जी, मुझे कोई, जी, देखो आप सीरियस बजट भाषण, आप पैरेलल बजट भाषण देते थे नानी पालकी वाला जी, बॉम्बे के क्रिकेट ग्राउंड में, और जी, जनता जो ओरिजिनल बजट से भी ज्यादा उनको सुनने के लिए आती थी। तो कोई बिल्कुल, बात तो आपके पास होनी चाहिए ऐसे। देखो जी, थोड़े दिनों बाद वैसे हो ही गया, हाउस के अंदर बोली गई बात की जो गंभीरता है, जी, सीरियसनेस है, उसके जी, प्रति लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा। यदि बिल्कुल, हम कोई बात जो है वो बहुत तौर जी, तरीके से नहीं रखेंगे, जी। कोई हो आप चाहे तो मेरी सत्ता। बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सदन में अपनी विधानसभा की बात को इतनी दयनीय स्थिति में बताएँगे जो कि वास्तविकता में नहीं है, वो भी भरोसा तोड़ेगा। लिख लीजिएगा आप। नहीं नहीं, उसको अभी एक कंटेक्स्ट में किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में निकल दी, इट्स नॉट ए गुड अप्रोच। मैं सिर्फ सदन में दी गई उस इन्फॉर्मेशन को, जिसको पूरी विधानसभा से जोड़ दिया जाए, वो नहीं हो नहीं वो सकता। ठीक है, वो तो आप कोई अधिकारी स्पेसिफिक भी मान बात लो गलत करिए। सूचना, कई बार सवालों के जवाब में कुछ अधिकारी गलत सूचना भेजते हैं, अधिकारी जी, सस्पेंड हुए हैं। हाउस तो जी, बहुत, वो तो जी, सर्वोच्च बॉडी है जी, हमारी डेमोक्रेसी की। जी। हमें व्यक्ति को या उस जनप्रतिनिधि को टारगेट नहीं करना है। हमारी पत्रकारिता सीधी है, हम जनगण मन की बात करते हैं। अगर किसी स्थिति में एक जगह पर ये स्थिति ऐसी है, आप सदन में रखिए कि यहाँ है, तो एक योजना बनेगी, आप जिसको कहते हैं ना प्लानिंग के साथ में। आपने कहा कि भई यहाँ ये स्थिति है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो लोग ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अस्पताल नहीं है तो एक गर्भवती महिला को इतने किलोमीटर एक ऊँट गाड़ी पर आना पड़ता है। वो डिलीवरी फिर उसमें दिक्कतें आती हैं। आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो फिर आपके बजट में, आपकी योजनाओं में उस जगह को लेकर प्लान होगा। लेकिन ये सेम सभी जगह पर लागू कर दिया जाए कि पूरे पश्चिमी राजस्थान की सरहदी इलाके में इस तरह की स्थितियाँ हैं, तो वो तो नहीं होगी राजेंद्र जी, मेरा कहने का मतलब ये था। मैं मुझे एक बात हमको इस जरूर सबको उठानी चाहिए, जी, मैं उस पे कंटेक्स्ट में नहीं जाया। मैं देखो, जी, आप जितना बॉर्डर एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए पूरे बॉर्डर में, जी, चाहे जम्मू कश्मीर का बॉर्डर हो चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट का हो, सब जगह स्पेशल पैकेजेज है, जी, सब जगह। ठीक जी, है ना? लेकिन हमारा जो ये सबसे अच्छा बॉर्डर है, शांत बॉर्डर है, सभ्य बॉर्डर है, ठीक है, जी, इस पीसफुल बॉर्डर में, लेकिन जियोग्राफिकली चैलेंजेबल है उतना को उतना, ठीक है, जी, पिछड़ा बॉर्डर भी है। जी, इसके लिए कि कोई सरकार जो है स्पेशल पैकेज के बारे में विचार करे। जी, ठीक है, ये बात हम सबको उठानी चाहिए, और जी, उसमें फिर सारी सहूलियतों का समाधान हो जाएगा। मान लो किसी जनप्रतिनिधि का जो दर्द है अपने जी, इलाके के लोगों के प्रति, तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो जी, पैकेज जो है सब जगह मिलते हैं। जी, जो बॉर्डर इलाके के लिए सरकार, बॉर्डर हो या मान लो जो जितना पिछड़ा पेच है उसके लिए सरकार विशेष प्रयास करती है कि जी, ये जो है विशेष पैकेज देके इसको भी बाकी लोगों के बराबरी पे लाया जाए। जी, तो हमारा जो है नागरिक को गैर बराबरी पे तो खड़ा है निखिल जी, इसको तो मानो आप। जी, ठीक है, विकास बहुत हो रहा है, उसकी गति धीमी तेज हो सकती है, या जनप्रतिनिधि की जागरूकता कम ज्यादा हो जी, सकती है, ब्यूरोक्रेसी के हर्डल्स हो सकते हैं, सब कुछ है। जी, उसके बावजूद भी जो है कुछ चीजें हो रही है, हिंदुस्तान सरकार की योजनाएं हैं, जी, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, सब कुछ आ रहा है। जी, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जी, जियोग्राफिकली चैलेंज, अब मान लो पानी हर घर नल की जैसे स्कीम है, जी, यही स्कीम जो है मान लो बिहार यूपी में प्रत्येक घर में जो नल पहुंचाना है, तो वहां घर से घर की दूरी 10 फीट भी नहीं है। जी, और आज यहाँ मान लो बाड़मेर जिले में अपने को एक घर से दूसरे घर में नल पहुंचाना है, मेरी ढाणी और आपकी ढाणी के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है। जी, तो यहाँ जो हर घर को नल पहुंचाने की स्कीम का जो एक्सपेंडिचर है, जी, और जो यूपी में बिहार में या मान लो जो जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो ज्यादा है, जी, वहां पर जो पैसे का एक्सपेंडिचर आ रहा है, जी, उसमें बहुत रात दिन का फर्क है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मान लो आप जो है यहाँ पर आप हर 20 किलोमीटर में एक स्कूल देते हो,
ठीक है, और दूसरी जगह पे हर 5 किलोमीटर पे एक स्कूल देते हो, तो वो हर मतलब यहाँ की चैलेंज बहुत ज्यादा है। जी मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो उन चैलेंजेस को देखते हुए ये सारी जो बात है कि कोई न कोई स्पेशल इमदाद तो सरकारों को करनी पड़ेगी। राजेंद्र जी, आप जिस स्पेशली आप बात कर रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं उन पर, तो मुझे लगता है कि ये जो स्पेशल चैलेंजेस हैं उस पर उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने जनता ने चुन लिया है, नारों पे चुन लिया हो, चाहे उनके वादों पर चुन लिया हो या उनके बहुत लुभावने जो उनके भाषण हैं, उनके लुभावने भाषणों पर चुन लिया हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी संजीदगी अगर कहीं पर है, तो फिर उस लेवल पे स्टडी भी होनी चाहिए। नहीं, स्टडी तो होनी चाहिए। देखो, विकास तो कोई भी धरती पे तभी उतरेगा कि जब हमें कहीं की तकलीफ मालूम हो। जी, ठीक है, तकलीफ का समस्या का एकदम रोड मैप हमारे सामने स्पष्ट हो कि भाई ये तो हमारी तकलीफ है जी, और ये इसका समाधान है। जी, तो ये तो बेसिकली जो जनता के वकील है, जनप्रतिनिधि, उनका तो पहला काम है। जी, लेकिन वो जनता के किसी भी आदमी का हो सकता है, आपका हो सकता है, मेरा हो जी, सकता है, कोई भी ठीक सोचने वाले नागरिक का हो सकता है। जी, लेकिन जनप्रतिनिधि तो फर्स्ट हैंड है, जी, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जी, या पार्ट ऑफ अपोजिशन है तो भी जी, पार्ट ऑफ, वो एक तरह से गवर्नमेंट ही मानो। जी, अपोजिशन भी एक सरकार का हिस्सा जी, ही है। जी, तो उनका ज्यादा फर्ज है। जी। ठीक है, तो उनको ज्यादा तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। मैं जाने से पहले आज का इस चर्चा को मैं आपके साथ फिर कभी करूँगा, लेकिन जाते-जाते मैं कहूँगा कि लंबे समय से देख रहा हूँ कि सरहदी बाड़मेर और जैसलमेर में जब चुनाव आते हैं, तो डीएनपी एक मुद्दा है। जी। मैं बहुत ईमानदारी से ये कहूँगा कि जब भी जनप्रतिनिधियों से मेरी बात हुई इस डीएनपी को लेकर, तो सच बताऊँ तो मुझे उनके अल्प ज्ञान पर, उनकी अज्ञानता पर ये कहना पड़ेगा कि डीएनपी सिर्फ चुनाव में एक नाम रह गया, लेकिन डीएनपी पर वहाँ की जो रिज़र्व जो वहाँ पर गोडाउन के लिए है या डीएनपी में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो तकलीफ़ है, उनका जो दर्द है, उसके साथ जो बायलॉज़ के साथ वहाँ पर जो दिक्कत आ रही है, उस पर कोई ठोस बात हुई हो। आपने बताया कि एक पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग वहाँ पर करी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए डीएनपी सिर्फ़ एक चुनावी मसाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं सबके लिए तो एक लाठी नहीं हाँक सकते, लेकिन ये बात ठीक है कि समझ हमारी, ये तो पूरे देश में ही समस्या है। मैं जी, आपको एक चीज बताऊं, जैसे फॉर जी, एग्जांपल, जी, कि हमारे विधानसभा में कल बजट पेश हुआ अभी 2 दिन पहले। जी, आप मुझे बताइए कि कितने विधायकों को बजट की समझ है? जी, कितने विधायकों को ये पता है कि कौन सी मदों से तो स्टेट में पैसा आता है, जी, कौन सी मद में पैसा चला जाता है, जी, कौन से हमारे जो प्री कमिटमेंट है जिसके कारण बजट का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है, जी, फिर शेष जो हिस्सा रहता है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, जी। कितना जो है हमें सेंटर की मद से जो किन किन टैक्सेशन में हिस्सा मिलता है, आप समझ रहे हो? तो मुझे तो बजट राजेंद्र जी मेकिंग। बजट पे एक ही चीज़ समझ में आती है। जी। सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के आप इंटरव्यू देख लीजिए, वो ये कहेंगे कि विकास का बजट है, डेवलपमेंट का बजट है, बहुत सौगातें दे दी गई हैं। विपक्ष में जाइएगा, वो कहेंगे निराशाजनक है, उबाऊ है, जनता के हक में नहीं है। वो तो वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट वो आप तो देखेंगे, रूटीन अपोज़िशन कस्टम का की, क्या और सत्ता दल का क्या है, वो नहीं, वो फिक्स तो होता है। रूटीन कस्टम की बात है, लेकिन जी, आप देखो कि लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक बात है। जी, ये न केवल मैं विधायक सांसद की बात, तो वो तो और ही खतरनाक है जी, कि अब विधायक सांसद जो बजट मेकिंग का प्रोसेस है या बजट जो है, जी, मैं नहीं जानता कि 2-4 विधायकों को छोड़ के जी, पुरानी विधानसभा में तो हम जानते थे कि ये लोग हैं जो बजट के मास्टर है। जी, ठीक है, जो जो फाइनेंशियल मैटर्स के मास्टर है। जी, इस विधानसभा में मुझे ये आइडिया नहीं कि कौन लोग किन जी, व्यक्तियों की मास्टरी है। जी, ठीक है ना। तो ऐसे में जब आप हाउस को इस तरह से यदि चीजों की समझ नहीं होगी, जी, तो फिर जो है वो तो ब्यूरोक्रेट्स का जो है हेवन हो जाएगा सब चीजें। ठीक जी, है ना, उनको उनको जैसा ठीक लगेगा कुछ भी लिख दो, उसमें जी, कोई मिस्टेक होगी तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है। और ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए और खतरनाक है कि जी, वहां का नागरिक जो है, जिसके लिए बजट पेश किया जा रहा है, उसको पता ही नहीं बजट क्या भला है, जी, क्या है इसमें। जी, सिर्फ जो है बजट केवल घोषणाएं नहीं होती है कि वहां आपके ये स्कूल खोल देंगे, ये कर देंगे, जी, यही बजट नहीं है। जी। ठीक है, तो बजट की समझ नहीं होना हमारी तो ठीक है। भोली-भाली पश्चिमी राजस्थान की जनता को बजट इतना ही समझ में आता है कि सांसद जी ने एक सभा भवन दे दिया,
हाँ ठीक बात है, जी वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई आप यदि समझ नहीं पा रहे हैं तो ये तकलीफ तो और जगह भी है ना, जैसे जी सारी, जैसे आप डीएनपी का मुद्दा मुझसे पूछ रहे थे, जी ऐसी स्थिति बहुत से मुद्दों पर है कि जी हाउस के अंदर जो है इस तरह की स्थितियां बनती है, तो स्थितियां बनती है तो फिर जो नौकरशाह है उनको बड़ा आनंद आता है। जी उनको जितने कम जानकार नेता मिलते हैं जी तो ब्यूरोक्रेट्स आनंद लेते हैं, और जो उनकी शाम की गॉसिपिंग होती है उसमें वो हम्म, मजे लेते होंगे। ठीक जी है, और लेते ही हैं, हमें तो कई बार सूचनाएं मिलती है, वो मंत्रियों की मजाक उड़ाते हैं, कई बार जी विधायकों की कहाँ उड़ाते हैं। पर्ची सरकार डोटासरा लगातार उड़ाते जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो पॉलिटिकल चार्ज है, वो फालतू बात है। जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जो है वो किसी एक सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो जब मान लो किसी भी सरकार में यदि इस तरह के लोग रहेंगे जी तो ब्यूरोक्रेट्स तो उनकी मजाक उड़ाती हैं, ये तो आपको भी राजेंद्र जी, पता है। राजेंद्र जी, चलते चलते एक और सवाल। हम्म, आपके यहाँ पर राजस्थान में खास तौर पर इन दिनों में जब शादियों का सीजन है तो बहुत सारे आपको इनविटेशंस आए होंगे। आप बहुत से दूर सुदूर आपके बाड़मेर के, जैसलमेर के, पोखरण के गाँव में आप इनवाइटेड रहे होंगे, तो आप गए भी होंगे। सच सच बताना, ऊंट पर कहाँ कहाँ कर गए थे? मैंने ऊंट, देखो मेरे पिताजी जो है ऊंट रखते थे। आपकी ठीक बात है, कर रहा हूँ। अभी इन शादियों में कहीं ऐसी जगह आई है कि आपको ऊंट पर बैठ के जाना पड़ा हो, या आपकी गाड़ी चली गई? नहीं नहीं, गाड़ी नहीं जाने और जो उसका बात नहीं है। मैं तो आपको एक चीज बताऊं, आप वो कहीं सोशल मीडिया पे भी आया होगा, राजेंद्र जी हमारे तो खुद के गांव में ही, आप सुन, आपने पूछा राजेंद्र तो जी, बता रहा हूँ। उलझाइए मत, नहीं सीधी नहीं, बात। उलझा नहीं रहा हूं, इन मैं साध सीधी नहीं, सीधी हो रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का मेरे सीधा मेरे जवाब। गांव में आप ही, अभी इन गए इतने दिनों में कहीं ऊंट मैं पे जाना पड़ा, पिछले या अपनी पिछले गाड़ी में चले गए आप? पिछले वर्ष मेरे गांव में एक बारात जो है ऊंटों और घोड़ों पे निकली, सर मेरे वो गांव में ही। सर वो सिंबॉलिक ट्रेडिशनली सिस्टम को अभी नहीं नहीं, एक मैंने बार, नहीं देखा, अभी देखो अभी इसमें आपको जो, जालोर में एक बड़ी बारात निकली जो मीडिया में बड़ी सुर्खियों में रही। रबारी समाज की बारात थी। ये सब संपन्न लोग थे, लेकिन उन्होंने ऊंट गाड़ों पर बारात लेकर गए। ठीक वो बात। एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन मैं मजबूरीवश बता रहा हूँ कि जहां पर आपकी गाड़ी नहीं गई, आपका नहीं इनविटेशन नहीं, था ऐसा नहीं और है, आपको ऐसा नहीं। ऊंट पर जाना पड़ा हो, बस इतना सा सवाल है मेरा, क्या ऊंट पर जाने जैसी नौबत आई? नहीं नहीं, मेरे को व्यक्तिगत नहीं आई, मैं नहीं आपसे आई। कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक। फिर वापस, आपने आखिरी जी पूछा, मैं आखिरी लाइन कह रहा हूँ जी कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने इलाके की तकलीफ, जी जिस काम के लिए वो बना है, यदि वो रख रहा है, जी ठीक है, तो वो कुछ सोच समझ के ही रख रहा होगा। जी क्योंकि इलाके का देखो, ज्योग्राफी हमारी पोखरण की, जैसलमेर की, सीव की बड़ी टिपिकल है। जी ठीक है ना, तो यहाँ सारे पैचेज में अपन सोचेंगे सारी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। जी ठीक है, तो उन जी। हमारे टाइम में आप देखो बीएडीपी का बहुत सा पैसा नहीं, हम तो कलेक्टरों, तस्वीर पे बात कर रहे हैं, जहाँ गडकरी फाइटर प्लेन उड़ा ये के एक हाँ, अच्छी नहीं सी वो भी है, तस्वीर सही दिखा रहे बात है। थे। आज भारत, विधानसभा में उन्होंने दिखाया कि इतनी दयनीय स्थिति है कि हम तो ये स्थिति में अरे हैं। साहब, तो हम तो दोनों स्थितियों को तुलना कर रहे हैं साहब। भारतमाला ढाणी ढाणी थोड़ी जाती निकल जी, वो जी, तो नहीं उसका एक जाती है सर्किल ना। एरिया है। लेकिन जिस जगह पर एक भारतमाला, एक नेशनल हाईवे निकलते हों, लिंक रोड निकलती हों, देखिए, इसको जस्टिफाई करिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ, कुछ ऐसे पेचेस होंगे जहां पर आज ये स्थिति है, तो फिर बजट में उस जगह पर एक स्पेसिफिक प्लान बनना चाहिए कि यहाँ पर ये कमी है। लेकिन जिस एरिया में आप, जिस बिहार इलाके से आते हैं, उस इलाके में डबल क्रॉप एरिया है। वो डबल क्रॉप एरिया को आप उस बाड़मेर की उस जगह से नहीं जोड़ सकते जहां पर एक बरसाती फसल होती है। तो ठीक है, आपको जो बरसाती खेती का जो इलाका है, इरिगेशन का, वो आपको अलग डिफाइन करना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल जो ड्राउट कंडीशन का है उसको एक अलग डिफाइन करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि सदन में जो बोला गया वो स्पेसिफिक नहीं था, और उसीलिए मैंने आपको इस चर्चा में ये तमाम बातें करी कि सदन में अगर कोई आपका चुनिंदा रहनुमा जाकर बात रखता है, तो वो कितनी एकेडमिक होनी चाहिए, कितनी स्पेसिफिक होनी चाहिए, कितनी नॉलेजेबल होनी चाहिए, जो सरकार को या ब्यूरोक्रेसी को उस जगह पर काम करने का एक नया प्लान बनाए। और जो कहते हैं, आपने जैसा कहा कि फैशन है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपका दौर है, आप कर दीजिए, नहीं तो 5 साल बाद आपके बाद जो आएगा वो कहेगा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो 52 से लेकर 23 तक ये देखते आए हैं, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है। अब स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, और आपने बहुत अच्छी बात प्रमोद महाजन की कही कि हम कई बार गर्भवती दुल्हन। गर्भवती दुल्हन से कर लेते हैं, और फिर जब अगली सरकार में काम हो जाता है तो कहते हैं लो जी, हो गया, थाली बजाओ, काम हो गया। चलिए राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगता है, आपने शुरुआत में कहा कि
आपसे मेरा भी 1-2 दिन पहले ही पॉडकास्ट हुआ था, वो मुद्दा अलग था। आज मेरी आपसे फिर नहीं, वो बात हो ठीक रही बात है, है, लोग सुनेंगे नहीं लेकिन फिर बार-बार, हमारे पास ऐसी कोई नई देखिए बात नहीं। राजेंद्र जी, इसकी परवाह अगर ये होती तो देश की आज़ादी की जंग में जो लोग कूदे थे, उनको अगर ये लग जाता कि एक अकेले मेरे मर जाने से या मेरे अकेले से शहीद हो जाने से ये हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, यहाँ पर बाबा साहेब का लोकतंत्र आएगा, एक संविधान आएगा, हम उस दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर उभरेंगे, तो ये सोचते तो शायद ये नहीं होता। मुझे पॉडकास्ट में कौन सुनता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी पॉडकास्ट का सीधा है कि अगर मेरे श्रोता जो दूर-दराज गाँव ढाणी में रहते हैं, जो परदेशी हैं, कमाने के लिए बाहर गए हैं, मैं उन लोगों की भी बात करूँगा जो इस सरहद से जन्मे हैं और आज यूएई के अलग-अलग जगहों पर अपने हुनर से कमा रहे हैं, अपने जगह का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो वहाँ बैठकर भी न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी इस पॉडकास्ट को सुनते हैं और जब वो सुनते हैं तो उनको लगता है, वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर आपने आज हमारे गाँव की बात करी। सच है साहब, मैं पिछले साल आया था, मेरे गाँव में ये सड़क नहीं थी। मेरे गाँव में अभी नल में जल नहीं आया, नल ही नहीं आया, जल ही नहीं आया। राजेंद्र जी, इसकी चिंता 1-2 बार पहले भी अपनी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई तो आपने करा है कि सुनेगा कौन? सुनेगा, वो सुनेगा जिसे संजीदगी से अभी भी पत्रकारिता पर भरोसा है। मज़ाक और मनोरंजन का मीडिया मेरे साथ संभव नहीं है, इसलिए ये चर्चा आपसे इसलिए करी कि क्योंकि आप सरहदी इलाके से आते हैं। वहाँ के एक विधायक का स्टेटमेंट था। मैं जहाँ तक इस इलाके को समझता हूँ, अब वो स्थितियाँ नहीं हैं कि यहाँ पर डाक पत्र देने के लिए किसी सूत्र सवार की ज़रूरत हो। सरकार ने भी अब वो पद हटा दिए गए हैं। तो जो मेरा सवाल ये था, आपसे जो चर्चा थी वो पूरी ये थी कि अगर सदन में बहुत ईमानदारी के साथ में अगर प्रतापपुरी ने इस बात को रखा है कि ये स्थितियाँ हैं, तो फिर वो स्पेसिफिक भी करना चाहिए कि किन-किन इलाकों में हैं। आप चूँकि किसी बात को तर्क पे ज़रूर करते हैं, लेकिन चूँकि हैं तो बीजेपी के नेता, नहीं, अच्छे ऐसी वक़्त बात नहीं है, आप नहीं, मैं अच्छे वो नहीं कह अच्छे रहा। अच्छे मैं वक्ता भी हैं। कई निखिल जी, बार जब आपको निखिल जी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना होता है, तो आप उसको एक डिप्लोमैटिक घुमाते हैं। नहीं निखिल जी, ऐसा नहीं, तो मैं तो ईमानदार बात करूं आपको नहीं, आप कि बहुत प्रतापपुरी ईमानदार जी बात ने कर रहे हैं, किस इसीलिए इस संदर्भ में पॉडकास्ट कहा। पर हैं। आप नहीं, बहुत मेरा ईमानदार निवेदन, बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, इसीलिए इस मेरा एक पॉडकास्ट निवेदन पर है हैं और मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ कि मुझे कि कौन सुनेगा। लेकिन जी, प्रतापपुरी जी ने जिस संदर्भ में भी मैं कहा होगा, प्रतापपुरी जी मतलब की एक अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं कल कुछ नेताओं से आपके इलाके के डीएनपी पे बात कर रहा था। अब वो डीएनपी पर जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो दिल्ली में बैठे हैं, वो डीएनपी पर मिलने गए हैं, हम भूमिगत केबल बिछाएँगे। अरे भाई, डीएनपी का जो मसला है उसके साथ हमारे कई फॉरेस्ट के लॉ लागू होंगे, कई स्टेट के सेंटर के लॉ लागू होंगे। एक प्लान बनेगा तो डीएनपी के लोगों को वो जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो ही आप पहुँचा पाएँगे, वरना सिर्फ चुनावी नारे, ये तो आप मानते हैं? वो ठीक, उन्होंने क्या, मैंने सुना तो नहीं, लेकिन मेरा एक जी, निवेदन है, जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, इसी अपना आपने सवाल की शुरुआत पोखरण विधायक जी से की थी, जी, तो मतलब अच्छी तो ये रहती है कि आप उनसे ये पूछें और वो जी, आपको बता भी देंगे कि भाई जिस जी, इलाके को लेके उन्होंने मांग जी, उठाई है, जी, और हमको जानना ही चाहिए सभी को, और जी, इलाके हैं, मैंने आपको जैसा निवेदन किया, जी, तो ऐसे हम स्पेसिफिकली मान लो आप भी इसी इलाके से जाए जन में जुड़े हुए हैं, जी, तो उन पेचेज को हमको उजागर करना चाहिए। मेरा मूल जी, बात है कि विधायक जी ने बिल्कुल, हाउस में बिल्कुल रखा है और एग्री। हमको जी, उजागर करना चाहिए, जी, ताकि क्या है कि वहाँ सरकार की, ब्यूरोक्रेसी की, सबकी जी, नजरें पहुंचे कि भाई ये जी, जो है हमारे से जी, छूटे हुए इलाके हैं, और जी, विधायक जी ने बड़े जी, दर्द के साथ इस बात को रखा है कि जी, वहाँ कोई किसी हमारे कहने बोलने से वहाँ विधायक जी की बात को बल मिलता है, मान लो 10 आदमियों को भी बेनिफिट होता है, तो ये हमारे लिए शांतिपूर्वक सोने का, रात को एक संतुष्टि के साथ कि आज हमने एक ऐसा काम किया जिससे 10 आदमियों को रिलीफ मिली। तो जी। अल्टीमेटली यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो पॉलिटिक्स है, और क्या है। जी, बस मैं बात इतनी है कि सदन में आप अपनी बात को रखते हैं। मेरा सवाल आपसे इसलिए था कि सदन में आप जो बात रख रहे हैं, उस बात पर आपकी स्टडी कितनी है? उस बात को आप कितना तरीके से रखते हैं? और फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं कि उस अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को अगर विधायक प्रतापपुरी की उठाई हुई बात से या किसी भी विधायक की उठाई हुई बात से उसको एक राहत मिलती है, उसे कुछ सुविधा मिलती है, उसके जीवन स्तर में कुछ बदलाव आता है, तो और ये पॉडकास्ट पे हम जो चर्चाएँ करते रहते हैं, अलग-अलग लोगों को जोड़ते हैं, बातें करते हैं, गाँव में बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं। मैं आपसे आगे किसी पॉडकास्ट में ये भी चर्चा करूँगा कि चुनावों में
बहुत से सपने बेरोजगारों को दिखाए गए, बहुत से सपने डेवलपमेंट को, विकास को लेकर दिखाए गए, जबकि ये सच था कि बहुत सी चीजें कहने वाले को भी पता होता है कि ये नहीं होना है। आज गंगा को शिव से निकालने की बात करेंगे तो बेईमानी होगी, वो तो अपने हिमालय से ही निकलेगी। राजेंद्र जी, आपसे फिर चर्चा करूंगा। अगली चर्चा में ये मत कहिएगा कि अपन ने तभी 2 दिन पहले ही किया है। तो आप निश्चित रहिएगा, यार आपके साथ अच्छी चर्चा रहेगी। और और ये एक इंटरव्यू नहीं है, अपनी जगह की बात है, मेरे बुजुर्गों की जमीन है, मेरी अपनी कर्म भूमि है। इसलिए मैं पश्चिमी राजस्थान पे जब भी कभी रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं पश्चिमी राजस्थान को जिया हूँ, वहाँ पे वहाँ की ज़मीन को, वहाँ के लोगों को मैंने देखा है। तो उस पर जब चर्चा करनी होती है तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये मेरा कलेक्शन है मेरे पास, कि मुझे पता है कि किस मुद्दे पर किससे बात की जाए और कितने तरीके से वो बात होगी और वो हमारे श्रोता जो सुनेंगे। बहुत अच्छा निर्णय तो हमारे श्रोता ही कर लेंगे राजेंद्र जी, कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसकी वास्तविक जमीनी स्थिति क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि पानी जल जीवन मिशन में पहुंचा है, तो जनता ही बता देती है कि पानी नहीं आया है। किसानों को पता है जो सरहदी इलाकों में है कि बिजली कितनी मिलती है। जो आप नहरी क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे वहाँ नर्मदा नहर आई हो या फिर इंदिरा गांधी नहर हो, उन नहरों की टेल विलेज पे आते आते पानी किस तरह से दम तोड़ देता है, किसानों के सपने कैसे दम तोड़ देता है। तो ये हमारे तमाम जो श्रोता हैं वो खुद हमें बताते हैं कि जो नेता बोलते हैं वो जमीन पर सच कितना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमसे बातचीत थैंक यू, करने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया धन्यवाद। आपका। धन्यवाद।